गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, इस टॉपिक में ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप होते हैं। तो वन बाय वन वी विल टेक दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा दैट इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली आपको क्या बताया हुआ है कि पालमपुर जो विलेज था आपका, तो वहाँ पे फार्मिंग को एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कंसिडर किया गया था। ठीक है, और लगभग 75% जो पॉपुलेशन थी विलेज पालमपुर की, वो एक तरीके से डिपेंडेंट थी और उनकी जो फैमिली थी वो डिपेंडेंट थी फार्मिंग पे ही अपने लिवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और दे कुड बी द फार्मर्स या फार्म लेबरर्स भी उनको कहा जा सकता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट रिमेंबर ये जो आपका था दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, एक लिमिटेशन, एक तरीके से एक लिमिटेशन थी रेस करने की भी फार्म की प्रोडक्शन की को। ठीक है, तो यानी कि अगर फार्म में प्रोडक्शन भी करना था तो देयर इज़ ए लिमिट। ठीक है, एक लिमिट थी क्योंकि एरिया लिमिटेड था। ठीक है, तो लैंड जो थी हमारी, लैंड का जो एरिया था अंडर द कल्टीवेशन वो आपका फिक्स था, लैंड तो बस उतनी ही थी। सिंस अगर 1960 इन पालमपुर के हिसाब से देखा जाए तो कोई एक्सपेंशन या कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ था किसमें, लैंड के एरिया में, किसके लिए, अंडर द कल्टीवेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इस वजह से बाय देम जो कुछ जो वेस्ट जो लैंड था ना गांव में, उसको भी कन्वर्ट कर लिया गया था लैंड को कल्टीवेट बनाने के लिए, और ताकि उसके ऊपर फार्मिंग को हम लोग एक तरीके से स्टार्ट कर पाएँ। तो वेस्ट जो लैंड था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टीवेटेबल लैंड में। ठीक है, और दूसरी बात, और कोई फर्दर तो स्कोप रहा नहीं था इंक्रीज़ करने के लिए फार्म के प्रोडक्शन को, बस बाय ब्रिंगिंग द न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है मेजरिंग करने की लैंड के एरिया को, दैट इज़ हेक्टेयर। ठीक है, though in the villages you may find the land area being discussed in the local units such as, ये अलग अलग नाम बताए हुए हैं, बीघा या जो भी चीज़ें हैं, तो मोस्टली आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पहला, हमारा टॉपिक ये था कि हमारी जो लैंड थी वो फिक्स थी, इसलिए जो आपका एरिया था अंडर द कल्टीवेशन वो आपका फिक्स था, और जो वेस्ट जो लैंड थी उस विलेज के अंदर उसको हमने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया था ताकि उसमें भी हम लोग फार्मिंग को कर सकें। ठीक है, और एरिया जो आपका है स्टैंडर्ड जो यूनिट है फॉर मेजरिंग द लैंड, दैट इज़ नोन एज हेक्टेयर। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका दैट इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो इज़ देयर ए वे, क्या कोई ऐसा तरीका है कि वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि वो एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सके, क्या ऐसा कोई तरीका था या है, जो भी है तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस टॉपिक में। तो इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स जो भी उगाई गई, जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई, तो जो पालमपुर जो था वो रिजेंबल किया करता था ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ऑल द लैंड जितनी भी थी ना वो आपकी कल्टीवेटेड थी पालमपुर में। ठीक है, ऐसी कोई लैंड नहीं थी जहाँ पे कुछ उगता ना हो, सो सारी के सारा जो एरिया था लैंड का वो आपका कल्टीवेटेड था। ठीक है, जब रेनी सीज़न आता था, खरीफ सीज़न जो आता था, तो उसमें फार्मर्स जो होते थे वो ज्वार बाजरा जो है उसको उगाया करते थे, है ना। तो दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज द केटल फीड। ठीक है, ज्वार बाजरा जो है इन प्लांट्स को हम लोग केटल फीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर उसको फॉलो किया गया था, फिर उसके बाद पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद इन द विंटर सीज़न जब राबी सीज़न आया तो फील्ड्स में वीट को भी एक तरीके से उगाया जाता था, है ना। तो फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस जो भी होता था, तो फार्मर्स जो थे कीप द इतना एनफ अपने पास वीट उगाते थे और रखते थे कि वो उनका फैमिली का भी कंजम्पशन चल जाता था, और जो भी सरप्लस होता था उसको वो बाहर बाज़ार में बेच दिया करते थे रायगंज में।
ठीक है। तो यानी कि इतना गेहूं का प्रोडक्शन होता था, वो लोग करते थे कि वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे उसको, वीट को, और जो आपका जो सरप्लस होता था उसको मार्केट में भी बेच सकते थे रायगंज में। और एक पार्ट जो था आपका लैंड एरिया में, उसमें शुगर केन को भी कभी कभी हार्वेस्ट किया जाता था, वंस एवरी ईयर। ठीक है। तो शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म में एक तरीके से यूज़ किया जाता था, एज जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर में बेचा जाता था, जो कि नियर बाय ही विलेज में आता था। तो जो मेन जो रीज़न था कि क्यों जो फार्मर्स थे वो एबल थे 3 डिफरेंट क्रॉप्स को, जैसे ऊपर हमने स्टडी भी किया, तो वो इसी वजह से हो पाता था क्योंकि पालमपुर में इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, और एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आती थी, तो ईज़िली वो लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो था आपका ट्यूबवेल्स जो था वो भी इलेक्ट्रिसिटी से एक तरीके से यूज़ कर पाते थे। देन आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया था उसको हमने एक तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज़ में भी कवर अप किया था। दूसरी बात, जो फर्स्ट फ्यू जो ट्यूबवेल्स थे उसको इंस्टॉल किया गया था बाय द गवर्नमेंट, और धीरे धीरे सून हाउएवर जो फार्मर्स ने जो थे प्राइवेट ट्यूबवेल्स को भी एक तरीके से सेटअप कर लिया था। एज ए रिज़ल्ट जो आपका मिड 1970 में एंटायर जो कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टेयर्स का, हेक्टेयर्स आपको पता है ना मेज़रमेंट यूनिट होती है लैंड की, और तो वो अंडर द इरिगेशन आती थी। ठीक है। तो जो भी टू ग्रो द मोर देन 1 क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ ए लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि जब आप एक पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते हो, उत्पादन करते हो उस चीज़ का, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। नाम से ही पता लग रहा है, मल्टीपल मतलब मोर देन 1 क्रॉप, क्रॉपिंग मीन्स उगाना। तो टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप, ठीक है, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है। तो ये एक मोस्ट कॉमन वे था इंक्रीज़ करने का प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, और जितने भी फार्मर्स थे पालमपुर में वो कम से कम 2 क्रॉप्स तो उगाया करते थे, लेकिन कभी कभी पोटैटो को भी एज ए थर्ड क्रॉप उगा लिया करते थे पास्ट जो फिर 15 to 20 ईयर्स हैं उसमें। नेक्स्ट हमने ये भी देखा एक तरीके से कि यील्ड को मेज़र भी किया गया है। यील्ड इज़ मेजर्ड क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। और टिल द मिड 1960s में भी जो आपकी सीड थी उसको यूज़ किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, वो ट्रेडिशनल वंस थे, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए जो आप सीड्स का इस्तेमाल करते थे वो ट्रेडिशनल एक तरीके से होते थे, या फिर एक तरीके से फर्टिलाइज़र्स जब भी चाहिए होता था तो जो फार्मर्स थे ना वो काऊ का डंग इस्तेमाल कर लिया करते थे एज ए नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, जो कि ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता था कई बार। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1960s में। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आने की वजह से इंट्रोड्यूस्ड जब हुआ था 1960 में इंडियन में, तो इंडियन जो फार्मर्स थे वो एक तरीके से जब कल्टीवेशन करने के लिए वीट राइस का हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया करते थे, HY सीड्स जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं उसको कंपेयर करूं ट्रेडिशनल सीड्स के साथ, तो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे उनकी वजह से ज़्यादा ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में फूड ग्रेन्स का एक तरीके से प्रोडक्शन होता था एज़ कम्पेयर विद द ट्रेडिशनल जो आपका एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। ठीक है, तो और दूसरी बात, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की हेल्प से भी हायर प्रोडक्शन एक तरीके से हो पाता था, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी थी ही, इलेक्ट्रिसिटी भी टाइम पे आती थी, तो HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की वजह से भी इन सभी के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा और लार्ज स्केल पर हुआ करता था। जो फार्मर्स थे आपके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के, वो फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग का जो मेथड है विद द हेल्प ऑफ द HYV सीड्स को यूज़ किया था। और ये जो फार्मर्स थे इन दीज रेंज, उन्होंने ट्यूबवेल्स भी लगा लिए थे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, उन्होंने HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को लेके आए ताकि कोई कीड़े वगैरह या ख़राब जिनसे ना हो फसल,
इन फार्मिंग, सम ऑफ देम उन्होंने अपनी अपनी मशीन्स भी लेके आए, वो फार्म की जो मशीनरीज होती हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, जिन्होंने प्लोइंग जो है आपका हार्वेस्टिंग को एक तरीके से ईजिया किया, और इसी की वजह से हाई यील्ड ऑफ वेराइटीज़ को हम लोग यूज़ कर पाए। पालमपुर में भी पालमपुर में यील्ड जो थी आपकी वीट की ग्रो जो की गई थी ट्रेडिशनल वैरायटी से, वो लगभग 1300 kg थी पर हेक्टेयर के हिसाब से। और जब यही चीज़ जब हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हुए जब कल्टीवेशन किया, तब हमारी जो यील्ड थी वो 1300 kg पर हेक्टेयर से शिफ्ट हो करके 3200 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से चली गई थी, जो कि साफ साफ शो कर रहा है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ था वीट के, और फार्मर्स नाउ गेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ, उनको सरप्लस मिलता था अपने लिए भी और बाहर मार्केट में बेचने के लिए भी। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि हमने आज स्टडी किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।